एक मॉडर्न शहर में जहां अजीब टेक प्रॉब्लम्स हैं, एक आदमी होश में आया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा अनोखी फिजिकल पावर थी। फ्यूचर से आई एक एडवांस्ड मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उसके अंदर से बात करने लगी। आदमी को लगा कि उसे गलती से साइबॉर्ग बना दिया गया है। कोई और रास्ता ना मिलने पर उसने आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है और वो इस जमाने में क्यों आया है। लेकिन अब हम सीधे मेन इवेंट्स पर चलते हैं। कहानी एक बड़े भरे हुए शहर में शुरू होती है। पास के ट्रैफिक सिग्नल के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खराब होने लगे। अचानक रोड पर प्रोटैगनिस्ट होश में आया और हैरानी से अपनी बॉडी देखने लगा। वो सोच रहा था कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। उसने मुड़कर देखा और गुजर रही बस के साइड मिरर में अपना चेहरा देखा। उसने ध्यान से खुद को देखा, अपनी पहचान या नाम याद करने की कोशिश की, जब तक उसकी बाजू पर स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स का एक एम्ब्लम उसे दिखा। उस फिगर ने अपना हाथ घुमाया, कंफर्म किया कि उसने एक तरह की टैक्टिकल मिलिट्री गियर पहनी हुई थी। उसे अभी भी अपना नाम, मकसद या वो कहाँ है कुछ याद नहीं था, जब तक ठीक उसके बगल में परेशानी की एक आवाज आई। प्रोटैगनिस्ट घूम गया, एंगेज करने के लिए रेडी हुआ और जोर से पास के एक पेड़ को मारा जो उसकी पूरी ताकत से टूट गया। डर कर पंछी शार्प आवाज करते हुए उड़ गए। कॉन्ग, प्रोटैगनिस्ट, उस ताकत को देखकर दंग रह गया जिसने पेड़ को तोड़ दिया था। प्रोटैगनिस्ट ने आवाज सुनते ही प्योर रिफ्लेक्स से रिएक्ट किया। तुरंत पूछने लगा कि ये इतनी इनक्रेडिबल फिजिकल कैपेबिलिटी कहां से आई है। लेकिन अंदर की आवाज ने एजेंट को ग्रीट किया। इस एंटिटी ने खुद को ऑक्सिलरी कॉम्बैट सिस्टम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, जो उसकी फिजिकल फॉर्म में सर्जिकली इम्प्लांट की गई थी। कॉन्ग ने इस बात को दोहराया कि उसके अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम है और तुरंत उनके जियोग्राफिकल पोजीशन और साल ईयर के बारे में पूछा। एआई ने कैलकुलेट किया कि लोकल एडवर्टाइजमेंट से मिली विजुअल डाटा के मुताबिक वो अभी सोल में है, 2024 में। क्योंकि एआई खुद 2082 में एक मिलिट्री मॉडल के रूप में डिजाइन की गई थी, सिस्टम ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर से बैकवर्ड इन टाइम ट्रैवल करके आया है। एआई ने यह भी बताया कि उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी बैंक्स भी साफ हो चुकी हैं, जिस वजह से सारा ऑपरेशनल डाटा खो गया है, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट की तरह। तभी उनके ऑपोजिट एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर नॉर्मली अपनी व्हीकल चला रहा था जब उसने मैल फंक्शनिंग ट्रैफिक लाइट देखी और इमरजेंसी स्टॉप करने की कोशिश की। उसकी कोशिश फेल हो गई और वो भारी माल ढोने वाला व्हीकल तेजी से इधर उधर घूमने लगा। सिस्टम ने तुरंत एडवाइजरी जारी की, आने वाले वेहिकुलर कोलिजन रिस्क को डिटेक्ट किया और कॉन्ग को तेजी से आती हुई चीज से बचने का निर्देश दिया। बदकिस्मती से ट्रक एक सेफ्टी बैरियर से टकराया, जिससे एक मेटल स्टेक सीधा उसकी तरफ उछल गई। कॉन्ग सिर्फ इंस्टिंक्चुअल मूवमेंट की वजह से प्रोजेक्टाइल से बच गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि आसपास के लोग चिल्ला रहे थे कि एक सिटीजन को वो मेटालिक रॉड पीठ में लग गई है। आवाजें उठी, लोग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को बुलाने के लिए कह रहे थे और सिस्टम ने एक घायल नॉन कम्बैटेंट की नोटिफिकेशन कंफर्म की। कॉन्ग की आंखें बड़ी हो गईं। उसने लाल और नीले रंग के ओवरलेड डायग्नोस्टिक इंटरफेसेस को देखा। उसने बोला कि इस विजुअलाइजेशन ने उसे आसानी से डॉज करने दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि एक निर्दोष इंसान अगले 5 मिनट में मर सकता है। उसने जोर दिया कि पैरामेडिक्स के आने का वक्त काफी नहीं होगा। एआई ने जवाब दिया कि सिस्टम के पास नेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर करने की कैपेबिलिटी है। हालांकि खान को सर्जिकल नॉलेज नहीं था, एआई ने अपनी कॉम्पिटेंस कंफर्म की, लेकिन उनका पहला जरूरी काम था शिकार की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना। उसने घायल फिगर को देखा, मान लिया कि अभी भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, लेकिन नजदीक के वक्त की कमी को देखते हुए घायल व्यक्ति की जान बचाना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। घायल व्यक्ति की तरफ दौड़ते हुए कॉन्ग ने पेट के घाव का एनालिसिस किया, जो एम्बेडेड स्टेक की वजह से हुआ था। उसने इसे सिवियर पेनिट्रेशन क्लासिफाई किया और इंक्वायर किया कि क्या सिस्टम जरूरी इंटरवेंशन कर सकता है। एआई ने बताया कि ऑपरेशन सिर्फ सूचर थ्रेड, एक सर्जिकल नीडल, एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने जरूरी सामान की लिस्ट दोहराई, शंका व्यक्त की कि इतने कम सामान से ऑपरेशन कैसे हो सकता है। पास के एक सिविलियन ने चिंता जताई कि क्या कॉन्ग रूडिमेंट्री फर्स्ट एड देने के लिए भी क्वालिफाइड है। अंदर ही अंदर प्रोटैगनिस्ट एआई पर भरोसा करने के विचार से जूझ रहा था। मन ही मन जरूरी सामान की लिस्ट दोहराई। तब उस बाइस्कैंडर ने चिल्लाकर अपील की, जोर देकर कहा कि जिसके पास ये सामान हो वो तुरंत मदद करे।
जैसे ही जरूरी चीजें इकट्ठी की गईं, आसपास के लोग जोर से स्पेक्युलेट करने लगे कि ये अजनबी कौन है और उसकी मेडिकल क्रेडेंशियल्स क्या है। उन्होंने डर जाहिर किया कि अगर ये प्रोसीजर सिर्फ इतने रूडिमेंट्री सप्लाईज का उपयोग करके किया गया तो पेशेंट को सेप्टिक शॉक और मौत हो सकती है। के ने धीरे से एआई को बताया कि भले ही इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए हैं, वो शुरू करने में हेजिटेट कर रहा है। सिस्टम ने जवाब दिया कि अगर वो टेम्पररी फिजिकल कमांड की ऑथराइजेशन दे तो एआई उसके हाथों के मूवमेंट्स को मैनेज कर सकता है। सिस्टम की नेचर के बारे में उसकी गहराई से क्यूरियोसिटी के बावजूद वक्त ने आगे जांच करने की अनुमति नहीं दी। नतीजे के तौर पर टेम्पररी कमांड ऑथराइजेशन जारी कर दी गई। फिगर के हाथों में हल्की नीली चमक आने लगी और उन्होंने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। स्टेक पेट के अंदर से निकाल दी गई और कॉन्ग की उंगलियों ने सर्जिकल नीडल को स्किलफुली मैनिपुलेट किया। उसकी मूवमेंट बहुत तेज और एक्यूरेट थी। एआई इंटरफेस ने उसे अलर्ट किया कि शिकार का फोरकास्टेड हीमोडायनामिक डिप्लीशन सेफ थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया है, जिससे बचने की प्रोबेबिलिटी तेजी से गिर रही है। के ने सिचुएशन की सिवेरिटी पर गौर किया और सोचा कि क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम सच में इस आदमी को बचाने की कैपेसिटी रखता है। कीक उस वक्त तक जब उसने अपने हाथ को रुकते हुए नहीं देखा। तुरंत उसके बाद शिकार का खून बाहर निकल पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने उस छींटे पर अपनी निगाह जमाई, ये रियलाइज किया कि अब वो गंभीर मुश्किल में है। मेडिकल फैसिलिटी पहुंचने पर हॉस्पिटल स्टाफ ने पेशेंट के क्रिटिकल ब्लीडिंग की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसके लिए तुरंत सर्जिकल प्रिपरेशन की जरूरत थी। एक सर्जन उसके बाद बाहर आया, गहरी सांस लेते हुए। उसके साथ के सबऑर्डिनेट ने पूछा कि क्या प्रोसीजर खत्म हो गया। डॉक्टर ने पेशेंट के बचने की कंफर्म किया। कलीग ने बधाई दी और पूछा कि क्या चोट उतनी ही बुरी थी जितनी शुरू में लगी थी। सर्जन ने असेसमेंट को नकार दिया, फिर भी उसने गहराई से हैरानी व्यक्त की जब उसने रियलाइज किया कि अगर खून को वहीं ना रोका गया होता तो वो व्यक्ति ईएमएस ट्रांसपोर्ट से पहले ही मर चुका होता। हालांकि काफी खून बह चुका था, ज्यादातर को ट्रांसफ्यूजन से कंट्रोल कर लिया गया था। असिस्टेंट ने तब डॉक्टर से उसकी चिंता का कारण पूछा। फिजिशियन ने समझाया कि पेशेंट को सूचर्स लगे हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ, और ये स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड थ्रेड का यूज करके किया गया था। अजीब बात यह थी कि स्टिचिंग पैटर्न पूरी तरह से एक जैसा था, जैसे किसी ऑटोमेटेड मशीनरी का आउटपुट हो। असिस्टेंट ने इस विचार को बेहुदा माना, जिसके बाद डॉक्टर ने खुद माना कि उसे एविडेंस पर शक था, जब तक एक व्यक्ति उनकी डिस्कशन को बीच में रोककर नहीं आया। खुद को डिटेक्टिव पाक क्योंग बताते हुए नए आए व्यक्ति ने पेशेंट की स्टेटस के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर ने स्टेबिलिटी की पुष्टि की, लेकिन तुरंत क्योंग से सवाल किया कि क्या खुले सड़क पर इमरजेंसी सर्जरी होने की अफवाहें सही थी। क्योंग ने अपनी खुद की हैरानी मानी। उसने आगे बताया कि सिविलियन ने एक नाइफ मांगा था, लेकिन आखिर में एक यूटिलिटी बॉक्स कटर का इस्तेमाल किया। ये डिटेल मेडिकल स्टाफ को बहुत परेशान कर रही थी। क्योंग ने पूछा कि क्या ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स था। सर्जन ने कंफर्म किया कि था, कहा कि ऐसी प्रिसिजन सड़क पर हासिल करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। उसने इलैबोरेट किया कि ह्यूमन टिश्यू को एक सिंपल बॉक्स कटर का उपयोग करके इतनी प्रिसिजन के साथ काटा नहीं जा सकता। इसके अलावा उस व्यक्ति ने एक साधारण सिलाई किट नीडल को मोड़कर मॉडिफाई कर दिया था। डिटेक्टिव क्योंग ने कंफर्म किया कि आदमी इंटरवेंशन के तुरंत बाद साइट से चला गया था। शहर के दूसरे कोने में एक पब्लिक रेस्टरूम के अंदर के अपने हाथ साफ कर रहा था। उसने बोला कि उसने सोचा था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ने समय से पहले काम करना बंद कर दिया। रोबोट ने काउंटर किया कि पॉज सिर्फ उसकी कैलकुलेशंस पर बेस्ड थी। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी एमनीशिया के बारे में डिटेल्स मांगे, जिससे सिस्टम ने कंफर्म किया कि ये एक हार्ड रीसेट का नतीजा था। तब के ने यह तय करने की कोशिश की कि क्या एआई को उसकी आइडेंटिटी पता है, जिसे उसने मना कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने एंटिटी को एक नाम देने का डिसाइड किया और पूछा कि वो खुद को क्या बुलाता है। एआई ने बताया कि उसका डेजिग्नेशन इम्प्लांटेड कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट है। उस नौजवान ने इतना बड़ा नाम छोटा करके जॉन जियान रख दिया और बोला कि अब से रोबोट की यही पहचान होगी। जब के ने चुप रहने का कारण पूछा तो एआई ने बताया कि उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल अब जॉन जियान पर अपडेट हो गया है और उसने पूछा कि क्या वो इसे बदलना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट ने एक और नाम दिया, ब्लैक फायर ड्रैगन, जिसे जी ने तुरंत मना कर दिया। कॉन्ग ने उसके कपड़ों पर बने अर्थ यूनियन के इंसिग्निया की तरफ ध्यान दिलाया, जिसे जॉन ने कंफर्म किया कि वो एक खास मिलिट्री आउटफिट को दर्शाता है। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि वो एमनीशिया से पीड़ित एक ऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो 2082 का है और वो अभी 2024 में है। ये एक टेम्पोरल पैराडॉक्स था, लेकिन जॉन के पास इस गलती को समझाने के लिए कोई डेटा नहीं था।
बाहरी नेटवर्क रिसोर्सेज तक पहुंच रोक दी गई थी क्योंकि डेटा अंदर और बाहर जाने पर सख्त रोक लगी हुई थी। कॉन्ग ने पूछा कि डेटा कैसे मिलता है। जॉन ने समझाया कि इनपुट होस्ट की सेंसरी परसेप्शन से होता है और ये यहाँ तक कि एहसासों को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे खाए गए खाने का स्वाद। आउटपुट होस्ट की फिजिकल बॉडी और आवाज का इस्तेमाल करके होता था, लेकिन सिर्फ जरूरी वक्त पर सपोर्ट देने के लिए। एआई ने काम करने की रिस्ट्रिक्शंस भी बताई, जैसे वो टारगेटिंग एक्यूरेसी तो ठीक कर सकता था पर खुद से ऑफेंसिव एक्शन शुरू नहीं कर सकता था। कॉन्ग ने इसको ऐसे समेटा कि एआई सिर्फ एक कॉम्बैट एड है और उनका मकसद जानने के लिए उन्हें सीधा फिजिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने दिन का पहला मकसद बनाया, पास के एक इंटरनेट कैफे से जरूरी जानकारी निकालना। भले ही खान की यादाश्त वापस नहीं आई थी, पर जरूरत के हिसाब से पैसे चाहिए थे। उनके पास पैसे नहीं थे, तुरंत कम से कम 10,000 कोरियन वॉन की जरूरत थी। कॉन्ग ने जॉन से पूछा कि क्या वो उसके वोकल कॉर्ड्स गाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर सिस्टम ने कंफर्म किया कि जरूरत पड़ने पर वो मदद कर सकती है। एक दूसरी जगह पर प्रोटैगनिस्ट चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था, हाथ में एक सादा चम्मच पकड़े परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए तैयार। एआई ने सब सेटअप किया था और चम्मच दिया था। कॉन्ग सोच रहा था कि क्या गाना गाना कॉम्बैट में कोई टैक्टिकल एडवांटेज देता है, और जॉन ने जवाब दिया कि ये दोस्तों का मोराल बढ़ाता है। ये ठीक लगा, पर प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत उस जगह पर सवाल उठाया कि वो सड़क के उस पार मौजूद रॉक एंसॉम्बल की आवाज और मौजूदगी से टक्कर कैसे लेगा। प्रोटैगनिस्ट ने दूर से ही जगह देखी। जॉन ने दावा किया कि बेहतर एग्जीक्यूशन सभी लोगों को उनके राइवल से दूर ले आएगी। खान मान गया कि नतीजा कुछ भी हो, उस पर लोगों का ध्यान जरूर पड़ेगा। उसने जॉन से बात की, एआई की काबिलियत की तारीफ की, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये म्यूजिकल एंडेवर कामयाब होगा। उसने कहा कि ये सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया। जमीन पर एक झोली वाला डिब्बा, कार्डबोर्ड बॉक्स रखा गया और कॉन्ग ने खुद को थोड़ा ठीक किया। आंखें बंद करके उसने एकदम सही धुन में गाना शुरू किया। नौजवान ने तुरंत भीड़ को अपनी तरफ खींच लिया। लोग कमेंट करने लगे कि ये उनका पसंदीदा गाना है या आवाज बहुत अच्छी है। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या ये ड्रामेटिक एक्सप्रेसिव हार्ट फिस्ट पोज बनाना सच में जरूरी है, और जॉन ने कंफर्म किया कि ऑडियंस से बेहतर इंटरैक्शन करना बहुत जरूरी है। देखने वाले उस बिना इंस्ट्रूमेंट के गाने वाले के कमाल के टैलेंट पर हैरान थे और उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरे बैंड को छोड़कर पूरा फोकस इस पर करेंगे। रॉक म्यूजिशियंस हैरान थे जब कैंग की मेलोडी ने सबको हिला दिया। एक क्लासिक ट्रेडिशनल कोरियन पीस गाते हुए प्रोटैगनिस्ट को इस तरीके पर शक हो रहा था। ऑडियंस उस सिंगर की पहचान पर बहस कर रही थी, हैरान थे कि वो इतने अलग अलग वोकल पिच में इतनी आसानी से कैसे जा रहा था। उसे इनक्रेडिबल कह रहे थे। उन्होंने देखा कि लिरिक्स रिपीट हो रहे थे क्योंकि ये कॉम्पोजिशन उसने अभी अभी सीखा था। उनके तुरंत के जरूरी खर्चों के लिए काफी फंड्स मिल गए क्योंकि लोगों ने उस डिब्बे में करेंसी डाल दी थी। के ने कामयाबी पर बधाई दी और जल्दी से वहां से निकलने को कहा, और वो तेजी से भाग निकले जब भीड़ एनकोर के लिए चिल्लाने लगी। थोड़ी दूर पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की ये सब देख रही थी। प्रोटैगनिस्ट की कंपेलिंग वोकल्स और स्ट्राइकिंग प्रेजेंटेशन से वो पूरी तरह इंप्रेस थी। ये एडमिरेशन तभी रुकी जब एक पेट्रन ने यूनियो को बताया कि टेबल 15 पर रामेन चाहिए। लड़की ने कंफर्म किया कि वो तुरंत टेबल पर जाएगी, लेकिन उसने कहा कि उसे गाना और सुनने की इच्छा हो रही थी। आगे बढ़ते हुए कॉन्ग ने जॉन गी से कांटेक्ट किया। सोच रहा था कि हो सकता है लोकल साइबर कैफे से अर्थ फेडरेशन से रिलेटेड जानकारी मिल जाए, लेकिन वो तुरंत सोचने लगा कि अगर उनकी तलाश बेकार निकली तो क्या होगा। जॉन ने जोर दिया कि तुरंत का मकसद है सीमलेस इंटीग्रेशन अचीव करना और सेंट्रल कमांड के साथ जरूरी कम्युनिकेशन चैनल्स बनाना। प्रोटैगनिस्ट को एक बुलेटिन दिखा जिस पर खाली एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस का जिक्र था। रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट में आइडेंटिफिकेशन और सीवी यानी रेज्यूमे शामिल थे और पहले का वर्क एक्सपीरियंस होने पर फायदा मिलता। ये मौका रहने की जगह सिक्योर करने का अच्छा तरीका था, खासकर जब एम्प्लॉयर्स अपने स्टाफ को खाना भी देते थे। जॉन ने कैलकुलेट किया कि अगर एंट्री सक्सेसफुल हो गई तो इंटेलिजेंस एक्वायर करने और मील्स ऑब्टेन करने दोनों मसले हल हो जाएंगे। कॉन्ग सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सोच रहा था कि अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो वो वहीं रहने की परमिशन मांगेगा क्योंकि उसे अकोमोडेशन की जरूरत थी। जॉन ने असर्ट किया कि एक सिक्योर प्लेस ऑफ रेफ्यूज मिलने पर बाकी सारी छोटी ऑब्स्टिकल्स खुद ही ठीक हो जाएंगी। क्रूशियली कॉन्ग के पास अभी भी दूसरे सिविलियन अटायर नहीं थे। सिस्टम रजिस्ट्री ने कंफर्म किया कि उसकी कॉम्बैट फटीग्स में एक स्पेशलाइज्ड कैमोफ्लेज मैकेनिज्म लगा था जो कमीलियन मेमोरी फाइबर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग नई विजुअल आइडेंटिटीज दे सकता था। ये गारमेंट अलग अलग पार्ट्स में बंट सकता था और दूसरे स्टाइल्स में रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने ऊपरी कपड़े से एक स्लीव डिटैच करने का ऑप्शन चुना और ऑल्टरेशन प्रोसेस शुरू किया।
ये मॉडिफिकेशन पूरा होने पर उसने बहुत ही अब्सर्ड ब्राइट रेड रंग का एन्सेम्बल पहना हुआ था। कॉन्ग ने रिमार्क किया कि उसके नए अटायर उन म्यूजिकल ग्रुप्स जैसे लगते हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। फिर उसने जॉन से उसकी साइलेंस का रीजन पूछा। 2 इंडिविजुअल स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ रहे थे। इनिशियली वो जोर से कंप्लेन कर रहे थे कि इंसान को थोड़ा रिस्पेक्टेबली प्रेजेंट करना चाहिए, भले ही साइबर कैफे कितना भी पास हो। उनकी क्रिटिक तभी रुक गई जब उन्होंने प्रोटैगनिस्ट को ऊपर देखा और दोनों ही उसके शेयर हिडियसनेस ऑफ वार्डरोब चॉइस को देखकर हैरान रह गए। प्रोटैगनिस्ट ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो पैर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। खन ने उन्हें साइलेंट असेंट करते देखा। उसने समझा कि शायद उन्हें उसके कपड़े पसंद नहीं आए, जिसे जॉन ने कंफर्म किया। नतीजे के तौर पर प्रोटैगनिस्ट ने एक और अटेम्प्ट करने का डिसाइड किया और अपने क्लोथिंग फिर से ट्रांसफॉर्म किए। अब वो ऑर्डिनरी मैनर में ड्रेस था और स्टेप्स पर चढ़ गया। जॉन ने अप्रूव किया, नोट किया कि कैप ऐड करना एक ऑपरेटिव के लिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। खन ने साइबर कैफे का डोर नॉब घुमाया और अंदर स्टेप किया। इमीडिएटली कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल स्कैन शुरू किया। उसने रजिस्टर किया कि 96% पेट्रन्स ऑनलाइन गेमिंग में एंगेज थे। उसके सिस्टम ने कंफर्म किया कि लोकल रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स और उनके पेमेंट सिस्टम्स का थरली असेसमेंट किया गया था। साथ ही प्रिपेयर्ड फूड ऑप्शंस की क्वालिटी और ट्रांजिएंट ऑक्यूपेंसी के लिए अवेलेबल स्पेसेस का भी। उसके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये वेन्यू हाईली एडवांटेजियस था। प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर प्लासिड था। लोग इंटरनेट का यूज गेमिंग, वीडियो कंजम्पशन या जनरल ब्राउजिंग के लिए कर रहे थे। प्रोप्राइटर ने करेक्टली इन्फर किया कि प्रोटैगनिस्ट वेकेंट पोजीशन ढूंढ रहा है। उसने एप्लीकेंट की ऑडेसिटी पर सवाल उठाया, पूछा कि क्या वो बिना सीवी और आइडेंटिफिकेशन के आया है। हाउएवर, ओनर ने उसे क्विकली इन्फॉर्म किया कि वो रेज्यूमे ऑन साइट जनरेट कर सकता है। सिर्फ आईडी नेक्स्ट डे चाहिए होगी, क्योंकि रिसेंटली डिपार्टेड स्टाफ मेंबर की जगह अर्जेंटली रिक्वायर्ड थी। ओनर ने प्राइवेटली होप किया कि प्रोटैगनिस्ट में नेसेसरी एप्टीट्यूड हो। उसका असेसमेंट था कि यंग मैन पूरी तरह से अनसूटेबल नहीं था, दो वो काम करने से ज्यादा अनवाइंडिंग में इंटरेस्टेड लग रहा था। उसके अट्रैक्टिव फीचर्स के बावजूद प्रोप्राइटर को सस्पेक्ट था कि उसकी कुलिनरी रेंज सिर्फ इंस्टेंट मील्स प्रिपेयर करने तक लिमिटेड है। उसने एप्लीकेंट पर प्रेस किया, डिमांडिंग कॉन्फर्मेशन ऑफ हिज एबिलिटी टू ऑपरेट अ फ्राइंग पैन, एम्फसाइज करते हुए कि क्योंकि बिजनेस में फूड सर्विस इन्वॉल्व है, बेसिक प्रिपरेशन स्किल्स एसेंशियल है। जॉन ने बीच में इंटरपोज किया, अनाउंस किया कि उसके पास स्पेशलाइज्ड मिलिट्री किचन टैक्टिकल कुकिंग प्रोफिशिएंसीज है जो सोल्जर कॉमिसरी ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में यूज होती हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी कैपेबिलिटी अफर्म की। ओनर ने इमीडिएटली उसे फ्राइड राइस की एक सर्विंग प्रिपेयर करने का टास्क दिया। कॉन्ग प्रेपरेशन एरिया में एंटर हुआ, किचन के एक कॉर्नर को इंस्पेक्ट किया। गिन ने साइमल्टेनियसली इन्वेंट्री किया और रिक्वेस्टेड डिश के लिए हर नेसेसरी कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज किया। कॉन्ग ने इंक्वायर किया कि क्या वो ये टास्क हैंडल कर सकती है, स्ट्रेसिंग द नेसेसिटी ऑफ एक्सीलेंट फ्लेवर, जबकि जैन ने उसके मोटर कंट्रोल तक प्रोविजनल एक्सेस मांगा। ये रिक्वेस्ट ग्रांट करके प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि वो किचन टूल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर खोला गया और इंग्रेडिएंट्स को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करके वर्कस्पेस पर प्लेस किया गया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसकी शारीरिक हरकतें, मूवमेंट्स ऐसे लग रही हैं जैसे वो भूली हुई मसल मेमोरी वापस ला रहा हो। तभी मालिक ने कुकिंग एरिया में कुछ अनोखा होते देखा। वो हैरान था कि प्रोटैगनिस्ट सच में खाना बना रहा है। उसने सोचा था कि ये बस फ्रोजन चावल गर्म करेगा, कच्चे सामान से शुरू नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने बहुत अच्छे से तैयारी की, फ्राइड राइस का हर हिस्सा ध्यान से मैनेज किया। मालिक उसकी रफ्तार स्पीड देखकर दंग रह गया। खान ने तैयार प्लेट पेश की और बताया कि डिश बन गई है। मालिक ने सोचा कि प्रोटैगनिस्ट के हाथ इतनी तेज चल रहे थे कि आंखों से ट्रैक करना मुश्किल था। एफिशिएंसी जरूरी थी, पर अगर स्वाद नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। चिंता हुई कि इतनी तेज कुकिंग से खाना कच्चा रह गया होगा। उसने चम्मच में थोड़ा सा खाना लिया और बोला कि वो इसको टेस्ट करके देखेगा। मालिक ने वो चम्मच खाया और चबाने लगा। कॉन्ग ने मन में पूछा कि क्या स्वाद खराब है। शॉप के मालिक ने चबाना और निगलना खत्म किया, चम्मच नीचे रखा और कहा कि ये तो अनमैनेजेबल है। उसने तुरंत सोजू मांगी। फिर याद आया कि वो तो साइबर कैफे चला रहा है, ना कि अपना पसंदीदा ठेका। तभी यूनियो पास आई, उन्हें अंकल कहकर बुलाया और पूछा कि वो किस बात पर इतना चिल्ला रहे थे। मालिक ने उसे अपनी भतीजी चौनियो से मिलवाया और कहा कि दोनों अच्छे दोस्त बने। चौनियो ने प्रोटैगनिस्ट को पहचान लिया। ये वही था जो अभी बाहर आवाज लगा रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन सोचा कि इसे कैसे पता चला। लड़की ने कहा कि ऐसी जबरदस्त आवाज होने के बाद साइबर कैफे में नौकरी करने की क्या जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि वो किसी भी काम को अच्छे से कर सकता है। मालिक खुश हुआ कि उसे एक यंग मेल कुक मिल गया है, ये देखते हुए कि यूनियो तो इंस्टेंट रामेन भी नहीं बना सकती। फिर उसने लड़के से उसके पसंदीदा काम के वक्त टाइमिंग के बारे में पूछा। कॉन्ग ने कहा कि उसे पार्ट टाइम और फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए। उसने ये भी बोला कि उसने यहाँ एक स्टोरेज फैसिलिटी देखी थी और उसे रहने के लिए यूज करने की परमिशन मांगी। मालिक ने पूछा कि क्या उसका कोई पक्का घर नहीं है।
प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि वो बहुत वक्त से बिना घर के था। मालिक को ये शर्तें बहुत ज़्यादा लगीं, पर उसके टैलेंट को वो छोड़ नहीं सकता था। पास के कंपीटिंग साइबर कैफ़े की कामयाबी, जो उनके अच्छे खाने की वजह से थी, मालिक को पसंद नहीं थी। इसीलिए मालिक ने इस नए रिक्रूट को यूज़ करके अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने का सोचा। उसने स्टोरेज रूम, मुफ्त खाना और हफ्ते की डबल सैलरी ऑफर की। लेकिन ये सब तभी होगा अगर प्रोटैगनिस्ट की कुकिंग से उसकी इनकम बढ़ती है। प्रोटैगनिस्ट ने फिर दूर किसी को महसूस किया। एक लड़की ने किम जैसे कहा कि गेम शुरू करने से पहले खाना खा लो। उस लड़के ने कहा कि हम साइबर कैफे में ही खाएंगे क्योंकि यहाँ खाना मिलता है। लड़की ने विरोध किया, बोली कि यहाँ के खाने की क्वालिटी बहुत खराब है। कौन बीच में आया, नए कस्टमर से बात की और कहा कि पहले उसका बना खाना टेस्ट करें, फिर कोई फैसला लें। कुछ ही मिनट में फ्राइड राइस तैयार था। यूनियो और मालिक दोनों हैरान थे। प्रोटैगनिस्ट ने लड़की से सर्विंग प्लेट लाने को कहा। वो तुरंत दौड़ गई। डिश बन चुकी थी, प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट थी। मालिक ने यूनियो को ऑर्डर डिलीवर करने को कहा। बाहर लड़की ने नए आदमी की हिम्मत, ऑडेसिटी पर कमेंट किया। उसे विश्वास नहीं था कि साइबर कैफे का खाना अच्छा हो सकता है। किम जे ने सोचा कि जब ऑर्डर दे ही दिया है तो जाने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने डिश पेश की और बोला कि उनका फ्राइड राइस बन गया है। किम जे हैरान था, उसने तो अभी गेम शुरू भी नहीं किया था। फिर उसने दोनों स्टूडेंट्स को खाना एंजॉय करने को कहा। किम जे ने दुख जताया कि उन्होंने फ्राइड राइस सिर्फ इसलिए मांगा था क्योंकि ये महंगा लगता था। लड़की ने जवाब दिया कि यही ऑर्डर किया था, अब खाओ। दोनों तैयार हुए और चम्मच मुंह तक ले गए। वो तुरंत स्वाद से हैरान हो गए। उन्हें एक गहरी बात याद आई। उन्हें वो वक्त याद आया जब वो थोड़े मोटे बच्चे थे और एक मुर्गे का पीछा कर रहे थे। मुर्गे को पकड़कर वो घनी झाड़ियों के पीछे छुप गए थे उसे खाने के लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें बिल्कुल वही स्वाद याद आया और जोश से कहा कि ये डिश जबरदस्त है और ये जगह फ्राइड राइस के लिए सबसे बेहतरीन है। दोनों ने तुरंत और ज्यादा सर्विंग्स मांगी। बाकी कस्टमर्स भी उत्सुक हुए। उन्होंने भी खाना टेस्ट करने का फैसला लिया, जिसके नतीजे में 2 और ऑर्डर आए और एक ऑर्डर दूर बैठे एक आदमी ने भी दिया। उनियो किचन की तरफ दौड़ी। उसने बताया कि एक साथ 12 एक्स्ट्रा फ्राइड राइस के ऑर्डर्स आए हैं। मालिक को शक था कि प्रोटैगनिस्ट इतने सारे ऑर्डर्स हैंडल कर पाएगा या नहीं। खान गियान की तरफ पलटा और पूछा कि क्या वो 12 डिशेस की स्वाद की क्वालिटी मेंटेन कर सकती है। जियान ने हाँ कहा, समझाया कि फील्ड टैक्टिकल कुकिंग में बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ती है और स्वादिष्ट खाना देना बहुत ज़रूरी है ताकि उन सिपाहियों का हौसला ना टूटे जिन्होंने अभी अपनी जान जोखिम में डाली है। खान ने कहा कि ये इम्प्रेसिव है और उसने हाथों से कंट्रोल छोड़ दिया। शिफ्ट शुरू होने के लगभग 3 घंटे बाद मालिक, जिसके चेहरे पर अब खुशी चमक रही थी क्योंकि उसने बहुत पैसा कमा लिया था, ने आखिरकार एप्लीकेंट का नाम पूछा। इतने कम वक्त में जो रेवेन्यू आया था वो कमाल का था। उसने डबल पेमेंट का वादा फिर दोहराया, कंफर्म किया कि उसकी कोई छुपी हुई वजह नहीं है, बस वो अपने नए सक्सेसफुल स्टाफ मेंबर को रजिस्टर करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट ने अपना नाम नोंग येन बताया। शॉप के मालिक ने वादा किया कि वो खुद स्टोरेज एरिया साफ करेगा और सामान पूरा रखेगा और उसे अच्छे से काम करते रहने को कहा। जियान ने सवाल किया कि क्या प्रोटैगनिस्ट को उसका असली नाम याद आ गया है। उसने मना किया, बोला कि ये नाम बस इंस्टिंक्ट से आया है और ये तब तक चलेगा जब तक उसकी असली आइडेंटिटी वापस नहीं आती। एम्प्लॉयर ने फिर बताया कि और फ्राइड राइस के ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसे यकीन था कि प्रोटैगनिस्ट मैनेज कर लेगा। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर पर बैठा प्रोटैगनिस्ट बोला कि अब रहने की जगह मिल गई है। पर अपनी सैलरी निकालने के लिए उसे रियलाइज हुआ कि एक ऑफिशियल आइडेंटिटी जरूरी है। उसने पूछा कि क्या जी लोकल डेटाबेस में घुस सकती है। रोबोट ने हाँ कहा। कॉम ने फिर पूछा कि क्या बैंकिंग सिस्टम में भी ऐसे ही चेंजेस किए जा सकते हैं, पर यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज सिर्फ लोकल नेटवर्क्स तक सीमित थी। प्रोटैगनिस्ट अपनी सीट पर पीछे झुका, बोला कि ये लिमिट तो पता थी क्योंकि उनका मिशन 2024 में छिपकर घुसने का था। फिर उसने पूछा कि क्या नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना पॉसिबल है। जी ने ये कैपेबिलिटी कंफर्म की और प्रोटैगनिस्ट के हाथों पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल मांगा। कोरियन गवर्नमेंट के डेटाबेस में आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए एक स्कैन शुरू हुआ। जी ने उसे सचेत रहने और साथ में विजुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की सलाह दी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि और विरोध ये ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, पर अचानक उसे एक गड़बड़ी अनॉमली दिखी और उसने रुकने को कहा और उस चीज के बारे में पूछा जो डिटेक्ट हुई थी। जियान ने बताया कि एक अनक्लासिफाइड सिस्टम एरर मिला है। आइडेंटिटी डेटा करस्पॉन्डिंग टू नाउन पहले से रजिस्ट्री में मौजूद है और तो और साथ में मौजूद बायोमेट्रिक डेटा उसकी फिंगरप्रिंट से पूरा 100% मैच करता है।
प्रोटैगनिस्ट हैरान था, खासकर ये जानकर कि ये फाइल अर्थ फेडरेशन ऑफ 2082 से आई थी। उसने तुरंत सोचा कि क्या यह ऑर्गेनाइजेशन 2024 के वक्त में भी काम कर रही है। जब मेजर ग्लोबल पावर से क्रॉस रेफरेंस किया गया तो 2024 में अर्थ फेडरेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। के ने अनुमान लगाया कि शायद वो 2024 और 2082 दोनों वक्त में एक साथ मौजूद हो सकता है। जियान ने कहा कि अभी का डेटा पक्का नतीजा निकालने के लिए काफी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने सिस्टम को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करने का निर्देश दिया, ये सोचते हुए कि इसमें कोई जरूरी छुपा हुआ क्लू जरूर होगा। सर्च डेटा के मुताबिक प्रोटैगनिस्ट का बैकग्राउंड सिर्फ इतना था कि वो पहले एक खास एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में ऑपरेटिव था। उसका करंट प्रोफाइल उसे बेरोजगार या जॉबलेस बताता था। पीछे मुड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट को जियान से नोटिफिकेशन मिला कि यूनियो आने वाली है। लड़की ने उसकी तेज टाइपिंग स्पीड पर कमेंट किया, पूछा कि क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता है। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि किसी और की स्क्रीन देखना प्राइवेसी तोड़ना होता है। यूनियो ने समझाया कि उसके अंकल ने उसे मिस्टर कॉन्ग के साथ शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया है और उसने उनको साथ में चलने का सुझाव दिया। बाहर आकर उसने इतनी देर काम करने के बाद बाहर निकलने पर सुकून जाहिर किया। उसने देखा कि कॉन्ग ने कितनी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया, जिससे प्रोटैगनिस्ट को शक हुआ कि उसने ये काम सिर्फ जियान को आउटसोर्स कर दिया था। उसने देखा कि वो आसानी से एक भारी सामान से भरा बर्तन उठा रहा था। उसकी मांसपेशियां जैसे पूरे लोहे की बनी हुई थी। ये मानते हुए कि ये सिर्फ कहने की बात थी, लड़की ने कहा कि जब हम बाहर आ ही गए हैं तो वापस जाना अच्छा नहीं होगा जब तक हम उसके कॉफी एस्टैब्लिशमेंट में ना जाएं। उनके अंकल के फाइनेंशियल टूल के बारे में बात अचानक रुक गई जब टक्कर से वो सीधे कॉन्ग की बाहों में गिर गई। हमला करने वाले लड़कों ने उसे गुस्से से चेताया कि वो आसपास देखे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। इससे प्रोटैगनिस्ट तुरंत हाई अलर्ट पर आ गया। जियान ने हॉस्टाइल एंटिटीज डिटेक्ट होने का सिस्टम वार्निंग दिया और पूछा कि क्या प्रोटैगनिस्ट तुरंत कॉम्बैट प्रोटोकॉल शुरू करने की परमिशन देता है। यूनियो ने जल्दी से बीच में आकर इस तनाव भरी सिचुएशन को संभाला और गलती के लिए माफी मांगी। उसने आगे से ज्यादा ध्यान रखने का वादा किया और गुंडे ने उसे जाने दिया, ये देखते हुए कि वो कितनी डरी हुई थी। उसने समझाया कि उसके भाई का गुस्सा इसीलिए खराब है क्योंकि उसने दिन भर में सिर्फ नुकसान झेला है, लेकिन कहा कि अब मामला खत्म हो गया है और उन्हें आगे बढ़ने को कहा। जियान ने हॉस्टाइल एंटिटी के जाने की पुष्टि की और रिपोर्ट किया कि सिक्योरिटी स्टेटस वही है। कॉन्ग ने बस उस सिचुएशन को गौर से देखा, फिर वो लिफ्ट से चौथे लेवल पर चले गए। उसने बाद में लड़की से पूछा कि क्या वो ठीक है। यूनियो ने कहा कि वो फिजिकली ठीक है, लेकिन इतना डर गई थी कि वो रो पड़ी थी। जैसे ही वो एस्टैब्लिशमेंट में वापस आए, मालिक उनकी तरफ दौड़ा, जोर से इमरजेंसी का ऐलान करते हुए और खास तौर पर यूनियो को बुलाते हुए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अचानक बंद होने से पूरी जगह गड़बड़ हो गई थी। उसने टेक्निकल सपोर्ट को फोन किया था, लेकिन रिमोट असिस्टेंस बहुत देर से अवेलेबल नहीं थी। कॉन्ग ने गंभीरता से उस सीन को देखा, ये सोचते हुए कि कहीं उनके पिछले गवर्नमेंट डेटा सिस्टम्स में घुसने की वजह से कोई मलिशियस एंटिटी उन्हें ट्रैक तो नहीं कर रहा है। जियान ने तुरंत इस चिंता को खारिज कर दिया, ये बताते हुए कि 2024 में ऐसे ट्रैकिंग मेथड्स पुराने हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने सेंट्रल बेस ऑफ ऑपरेशंस तक पहुंचना जरूरी था। कॉन्ग ने मेन सर्वर की जगह के बारे में पूछा, ये कहते हुए कि वो अपने ज्ञान का यूज करके उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। जियान ने पुष्टि की कि सर्वेलेंस का कोई निशान नहीं मिला है, लेकिन सिस्टम ने एक अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन डिटेक्ट की। कॉन्ग ने सवाल किया कि सिर्फ एक इंटरनेट कैफे को टारगेट करने का क्या रीजन हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझाया कि एक मलिशियस इंस्टॉलेशन, एक हैकिंग प्रोग्राम ने यहाँ के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से नेटवर्क सैचुरेशन हो गया। हो सकता है कि इस एस्टैब्लिशमेंट को टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। कॉन्ग ने एआई को अनऑथराइज्ड इंट्रूडर की पहचान ढूंढने का निर्देश दिया। जियान ने तुरंत उस व्यक्ति को ट्रैक करना शुरू किया, इनपुट डिवाइस पर तेजी से कमांड्स डालते हुए। हालांकि हैकर की ज्योग्राफिकल लोकेशन मिल गई थी, लेकिन सिग्नल को पकड़े जाने से बचने के लिए 7 अलग अलग सर्वर्स पर रीरूट किया गया था। इनमें से 6 नोड्स इंटरनेशनल थे, लेकिन एक लोकल था। कॉन्ग ने अंदाज़ा लगाया कि इंटरनेट कैफ़े का इतना पास होना डेलिब्रेट था, सिस्टम टेस्टिंग के लिए। उसने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के महत्व पर सोचा, ये बताते हुए कि शायद गलती करने वाला व्यक्ति फिजिकली वहाँ आया होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। शायद उन गुस्से वाले लोगों से जुड़ा हो जो पहले मिले थे।
ये सोच तब टूटी जब एक कस्टमर जोर से चिल्लाने लगा कि वो एक इंपॉर्टेंट रैंक्ड कम्पिटिटिव गेम के दौरान अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। यूनियो ने कस्टमर के सेशन टाइम को मुफ्त में बढ़ाने की पेशकश की, लेकिन वो दुखी कस्टमर उस मैच को हारने का अफसोस कर रहा था जो उसे प्रमोशन दिला सकता था। गुस्सा होते हुए कस्टमर्स को देखकर कॉन्ग ने जियान से कोई सल्यूशन मांगा। एआई ने सुझाव दिया कि फूड आइटम्स देने से उन्हें शांत किया जा सकता है। आसानी से तैयार किए जाने वाले खाने की लिस्ट देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने ऑप्शन नंबर 3 चुना। कॉन्ग ने हल्के तरीके से छेड़ते हुए कहा कि जियान को पैसे कमाने का शौक लगता है। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेट